मैं इससे पहले शुरू करूँ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कुमल जी कि जी। आपने बहुत सारे माफिया सुने होंगे जैसे होता है भू माफिया, शिक्षा माफिया, रेत माफिया। तो एक बार मेरे एक मित्र ने मुझको कहा, मैं ये किसी वजह से बता रहा हूँ कि एक किताब माफिया भी होता है, किताब माफिया। तो मैंने उनसे जी। पूछा किताब माफिया किसको कहते हैं? उन्होंने कहा जो किताब की यात्रा को रोक दे, अपने घर में कैद करके रख ले। तो मेरे मन में आया कि भई सामाजिक होने के लिए ज़रूरी है कि जो किताब आए, अच्छी किताब आए उसको पढ़ें और पढ़कर किसी मित्र को भी दे दें, ताकि हाँ वो जी। किताब माफिया के तौर पे घर में ही बंद ना हो जाए वो किताब। तो जी। मेरे से ये हुआ कि ये इश्क है मैंने पढ़ी और मेरी एक मित्र आई हुई थी, उन्होंने कहा, "यार" मैंने कहा, "हमारी बड़ी बहन की पुस्तक है।" बोली, "मैं ले जाऊँ?" मैंने कहा, "ले जाइए, आप 2-4 दिन में लौटा दीजिएगा।" तो इसलिए आज मेरे हाथ में इस वक़्त पुस्तक नहीं है कि मैं किताब माफिया नहीं होना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि इसी बीच में विमोचन भी हो जाएगा। तो ये जी। मतलब आपने बच गया। बहुत सँभाल के रख दी बहुत किताब। अच्छा किया, बहुत अच्छा नहीं, किया, किताबें दूर तक पहुँचनी चाहिए। किताबें दूर तक मुझे किसी एक मित्र ने कहा था कि जी, किताबें अक्सर क्या होता है कि एक बार हम जो पढ़ते हैं, शायद ही कभी किसी रेफ़रेंस में दोबारा पढ़ते हैं, नहीं अक्सर वो ठहर जाती है। तो ठहर उनको जाती हैं। सतत वो चलती रहें, उसी सामाजिकता की वजह से मैंने उसको आगे बढ़ाया और जी, जहाँ तक आपने जिस तरीके से इस देखिए नेक सबसे काम अच्छी के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। बधाई भी और क्षमा भी चाहता हूँ कि मेरे हाथ में आज किताब नहीं थी। नहीं, मेरे पास हमारे नहीं, श्रोता भी बधाई, उम्मीद है खूब बधाई। सीखेंगे कि घर में बड़ी पड़ी हुई बंद किताबों को थोड़ा चलाएमान करेंगे। जी, जी। जहाँ तक आपने जैसा वंदना जी हमारी बड़ी बहन उन्होंने कहा कि मुझे जो इसमें बहुत ख़ास बात लगी, मेरा उतना अधिकार नहीं है इस पर बोलने का क्योंकि मेरा ज्ञान वंदना जी से भी, आदरणीय मनोज भैया से, आपसे सबसे कम है। लेकिन जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी पाठक के तौर पर, जब उन्होंने पहली बार ये इश्क है, ये टाइटल मुझे बताया था, मैं क्योंकि शुरुआत से जुड़ा हुआ हूँ किताब के साथ, जब कविताएँ लिख रही थी वंदना जी, तब भी मैंने इसमें से बहुत सारी कविताएँ जो हैं सुनी हैं। रात को 12-1 बजे भी सुनी हैं, डाँट खा के भी सुनी है वंदना जी से। तो इश्क को जब हम कई बार एक सीमित परिभाषा में बाँध देते हैं, तो उससे बाहर जाकर वंदना जी ने जो इश्क को परिभाषित किया है, पहली बार नहीं, पहले भी लोगों ने किया लेकिन वंदना जी ने जिस तरीके से उसको किया कि हमारा जो सफ़र होता है, हम और आप जो एक लंबा सफ़र करके ज़िंदगी का यहाँ तक आए हैं, उसमें बहुत चीज़ों से हमको इश्क होता है। और इश्क सिर्फ लड़का-लड़की वाला नहीं है, इश्क हमें उस जो इनकी जैसे कविता है रखवाला, उससे भी होता है। उसकी वो खूबी की बात भी करती हैं कि भई वो उसका उसका हक है कि वो उस जो बाग है, उसको रखाए। लेकिन उसके मन में कहीं एक मानवता भी है कि बच्चे अगर आए हैं तो चलो मैं कैसे इनकी बात को टाल दूँ, चलो तोड़ लो, एक ही बार तोड़ना अमरूद है, दोबारा मत तोड़ना। फिर दोबारा तोड़ने पे भी कहता है तिबारा मत तोड़ना। तो वो जो तमाम इश्क हैं, उनकी यात्रा के, वो जिस तरीके से उन्होंने उकेरे हैं, वो मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। और वंदना जी के साथ एक ख़ास तौर से ये भी कि वो उनकी ज़िंदगी का लंबा एक हिस्सा जो है वो शहरों में गुज़रा है और अच्छे एक क्योंकि वो आर्मी बैकग्राउंड से हैं तो बहुत अपर क्लास उसमें गुज़रा है। लेकिन उनके अंदर जो गाँव बसता है और गाँव की वो शब्दावली जो उनकी किताबों में मिलती है, वो जो एहसास, वो जो भाव मिलते हैं, जैसे उसमें एक कविता में मैंने देखा हँसिया उन्होंने इस्तेमाल किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो वो मुझे वंदना जी की बहुत ख़ास बात लगती है। मैं देख रहा था उन्होंने अपनी बात में जहाँ लिखा है कि मुझे बार-बार इश्क हुआ और हर बार नए सिरे से हुआ, मगर हर बार पहले से ज़्यादा हुआ और पूरे ज़ोर-शोर से हुआ। तो ये जो इश्क उनको बार-बार हुआ और उन्होंने उसको कविता का रूप दिया, इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया और बहुत सारी रचनाएँ मतलब मुझे लगता है कि मैं यहाँ सारी रचनाओं का पाठ करूँ या कभी हम ऐसा भी प्रोग्राम मैं बीच में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जी, जी, रवि जी। तो मेरा इतना छोटा भाई और इतना लाडला है कि इसको कूट-पीट के भी मैं अपनी कविताएँ सुना देती हूँ ज़बरदस्ती। इसने कार्यक्रम शुरू होते ही सबके बीच में कह भी दिया कि रात को 2-2 बजे भी कविताएँ सुनी। इसी तरह मनोज जी बड़े अच्छे मित्र हैं, आदरणीय हैं और इतने विश्व प्रसिद्ध कवि हैं, पर इतना हक बनता है कि कहीं कुछ किसी शब्द पे मुझे कहीं अटक जाऊँ तो एक नंबर है मेरे पास मेरठ में रहते हैं मनोज जी और उन्हें लगा लेती हूँ। जिस तरह रवि को कितनी कविताएँ मैंने सुनी, कितनी सुनाई, कितनी हमने उन पे डिस्कशन किए, कितने सुधार हुए। एक कविता पे मनोज जी लगभग रो दिए थे हुँ, कि वो दरवाज़ा, जो वो कुंडी सही बात। खड़काता है ना? वो मैं कविता जानबूझ के उन्हीं से बोलना ही नहीं चाहती। सुनेंगे हम। हाँ, जी, हम मनोज उनसे जी वही सुनाएँ तो कविता अच्छा। सुनेंगे। अभी रवि जी इंतज़ार कर रहे हैं, हम उनसे कुछ कविताएँ सुनते हैं। महामहिम रवि जी सुनाइए। ये जो महामहिम वाला मसला है,
ये मुझे मुंबई से भगा ना दे। दिल्ली वालों ने तो पहले ही भगा के मुंबई भेज दिया है मुझे। रवि भाई, मुझे लग रहा है इसके पीछे कोई इतिहास लग रहा है मुझे, ये महामहिम कहने का। जी की रचना, कुमुद जी की जो प्रताप है उनका वही जाने, उनकी जो चल रहा है मन में। खैर वंदना जी, एक बार फिर से आपको बहुत सारी बधाई। और पर्दे के पीछे की बात है ये। जी, अद्भुत प्रकाशन को भी, क्योंकि मेरे इस किताब से दो बहुत प्यारे रिश्ते हैं। एक वंदना जी मेरी बड़ी बहन है, और दूसरा अशोक गुप्ता जी, जिनका अद्भुत प्रकाशन है और बहुत कम समय में बहुत अच्छी किताबें प्रकाशित की हैं उन्होंने। अशोक जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं कोई बात न करते हुए, बहुत सारी कविताएं जो मुझे लगता है सुनानी चाहिए। एक हमारे समय में, क्योंकि मैं भी गांव से जुड़ा हूं, तो हमारे यहाँ जो हमारा व्हाट्सएप था मेहमानों के आने का, वो कौवा हुआ करता था। उस पर एक बहुत प्यारी सी कविता है, आरामगाह। मैं उस कविता को एक बार चाहता हूं कि यहाँ पे रखूं कि कभी आता था ड्योढ़ी पर आने वाले की खबर देने, कभी आता था ड्योढ़ी पर आने वाले की खबर देने, या बुजुर्गों की याद में बने आटे बेसन के पकौड़े खाने। आसमान पर चादर बन छा जाया करता था उसका कुनबा। देखिए, ये जो एक बिंब है ना, आप देखिए कौवे जब जाते हैं शाम के समय तो वो बिल्कुल छा जाते हैं आसमान पर, कि आसमान पर चादर बन छा जाया करता था उसका कुनबा, आज बुलाए से नहीं आता, आज बुलाए से नहीं आता, तलाशना पड़ता है जिसे, वही मेहमा हुआ है हमारा, बालकनी में डेरा जमा लिया है एक कौवे ने। हठी ऐसा है कि जाने को कहो तो जाता नहीं, हठी ऐसा है कि जाने को कहो तो जाता नहीं है, हर दिन लौट आता है अपने नए आरामगाह में, हर दिन लौट आता है अपने नए आरामगाह में। अगर आप मुझे इजाजत दें कुमुद जी, तो एक रचना और सुनाइए सुनाइए। मैं और रखूं। मुझे मतलब तुमने प्राण दरअसल फूंक दिए, इसमें धन्यवाद प्राण वंदना फूंक जी। दिए तुमने। दरअसल इसमें इतनी क्योंकि मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ गांव से, तो इसलिए शायद और भी मन को छूती है वो शब्दावली और वो सारी चीजें। तो बहुत एक प्यारा बिंब उन्होंने खींचा है। अभी सिर्फ एक रचना सुनाता हूँ, उसके बाद मौका मिला तो मेरे पास तो मतलब इसकी सारी कविताएं हैं। उंगलियों का जादू, बहुत प्यारा रिश्ता जो उन्होंने बुना है, जिस रिश्ते को हम सब ने जिया है, मैं वो आपके सामने रखता हूं। कि बाबा की उंगली थामे जब ऊपर देखती थी, बाबा की उंगली थामे जब ऊपर देखती थी, धौंसी का पहाड़ बौना लगता था, पहाड़ आकार में छोटा होकर पहाड़ी हो जाया करता था, पहाड़ आकार में छोटा होकर पहाड़ी हो जाया करता था, आसमान के तारों से हो जाती थी दोस्ती गर्मी की रातों। आसमान के, अब ये जिन्होंने जिया है जीवन वो इसको महसूस कर सकते हैं कि छत पर लेट कर कैसे आसमान का हमें एक एक तारा याद होता था, कि आसमान के तारों से हो जाती थी दोस्ती गर्मी की रातों में, खुले आसमान के नीचे चारपाई पर लेटे जब बाबा सुनाते थे कहानी। छतरी वाले कुएं की मील भर की दूरी कुछ कदमों में सिमट जाती थी, छतरी वाले कुएं की मील भर की दूरी कुछ कदमों में सिमट जाती थी, जब बातें करते बाबा के साथ कदम ताल करती थी। और नहर पार के खेत भी तब दूर कहां लगते थे, नहर पार के खेत भी तब दूर कहां लगते थे, आज वहां जाना टाल जाती हूं, आज वहां जाना टाल जाती हूं, 5 कोस की दूरी अब गाड़ी में बैठकर भी दूर लगती है, जहां अक्सर 5 कोस की दूरी अब गाड़ी में बैठकर भी दूर लगती है, जहां अक्सर पैदल या कभी कभार थे साइकिल पर, या दूर दूर लगती है जहां अक्सर पैदल या कभी कभार जाते थे साइकिल पर। बाबा की उंगली थामे जब ऊपर देखती थी आसमान छोटा लगता था, बाबा की उंगली थामे जब ऊपर आसमान देखती थी आसमान छोटा लगता था, हाथ बढ़ाकर पकड़ लूं सारे सितारे इतना पास लगता था, जादू था उन उंगलियों में, जादू था, जादू था उन उंगलियों में, हर मुश्किल काबू में आ जाया करती थी, बाबा की उंगली थामे जब देखती थी दुनिया, ये दुनिया जन्नत लगती थी, ये दुनिया जन्नत लगती थी। रवि जी, आप बताइए इनकी कविताओं के बारे में और रवि इस कुछ कहें, इस मिजाज के बारे में।
रवि ऐसे कुछ मिजाज कहें इससे पहले जी। इसकी शिकायत मैं दूर कर देती हूँ। छोटा है, इसको बहुत कान उमेटती हूँ, बहुत लाड भी करती हूँ, डाँट भी मार देती हूँ जब मेरा मन होता है। पर सुनो, इस बार जब तुम गाँव जाओ ना, ये कविता तुम्हारे लिए थी, वो पोटली बाँध लाना तुम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सुनो, बहुत बढ़िया। हाँ, शुक्रिया ये जो मनोज जी, अब कविता तो इसके जी, ये मनोज जो जी ये कुछ बड़ी लगाव कहना जी मनोज, इनके इस मिजाज के बारे में बताइए, इनकी जो ये मैं मिजाज है, इश्क वाला। उमा जी, एक तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी, उमा जी ने इश्क पे काफी सवाल पूछे क्योंकि इश्क पर ही पूरी किताब है और मुझे ये बात जी बड़ी अच्छी लगी कि दूसरा उमा भाई मैं क्या बताऊं कि साहित्य लेखनी भाषा शैली और जो रचना धर्मिता है उसके बारे में तो मेरा ज्ञान कि यहाँ जो तीन हमारे जो बैठे हुए हैं वरिष्ठ तीनों मुझसे ज्यादा ज्ञानवान है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मुझे बेहद जलन होती है वंदना जी से। मैं इनको पसंद नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि हमारे पास अब ले दे के दोहे बचे हैं। अगला भी जो इनका संकलन है वो शायद दोहे पे ना आ जाए क्योंकि इनका सब्जियों वाले गमले वो बाल साहित्य था, तो वो भी इनकी तरफ गया, एनबीटी से छपा और उसमें उसके कई संस्करण आए। कितने मोर्चे बिल्कुल अलग विषय पर, बहुत इनका मशहूर पूरे सैनिक उस पे रहा। उपन्यास भी लिखती हैं, कहानियां भी लिखती हैं। हमारे पास ले दे के मुक्त छंद मुक्त कविताएं थी, उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियां रहती हैं। अब ये इसमें भी आ गई हैं और कमाल कविताएं लिखी हैं। तो अब हमारे पास ले दे के वाजपेयी सर के सिखाए हुए दोहे बचे हैं जो मनोज भैया से हम बीच बीच में सीखते रहते हैं। अगला नहीं, इनका इनसे दोहे, ये कहते वंदना जी हैं कि हमारे लिए हमारे भी लिए कुछ छोड़ छोड़ कुछ छोड़ दिया, आपके घर में काम नहीं है क्या? खूब रवि भाई, आपके कान बारे में भी खिंचाई, बहुत सारे लोग कान बहुत सारी खिंचाई, बातें कर रहे हैं। समझ रही। मेरा बस सभी को आपको मिट्टी धन्यवाद, की पोटली नमस्कार। ध्यान रखना। वीरेंद्र भाई को मैंने देखा जुड़े हुए हैं, शिवा यादव जी जुड़े हुए हैं और मैं देखा मल्लिका मुखर्जी लगातार जुड़ी हुई हैं। सब लोग जितने भी लोगों के नाम मुझे दिखे मैं प्रणाम भी करता हूँ। और मैं एक चीज लेकिन ये कहना चाहता हूँ भाई, यहाँ पर मजाक की बात अपनी जगह है कि कुछ लोगों के साथ जो रिश्ता होता है वो आपके लिए बहुत गर्व की बात होती है। उसमें से एक रिश्ता जो है वंदना जी के साथ है, बड़ी बहन है। खतरा भी होता है बड़ी बहन होना अपने आप में, वंदना जी जैसी मतलब कवियत्री भी होना और साथ में हरियाणा से भी होना रिस्क है लेकिन सेफ्टी भी है। औरों से सेफ्टी है, इनसे रिस्क है। लेकिन हाँ, वाकई गर्व होता है वंदना जी, जितना अच्छा आप लिख रही हैं। और मैं क्योंकि आपके गद्य को भी पढ़ने का मौका मिला है, आपके उपन्यास भी पढ़ने का मौका मिला है और व्यक्तिगत तौर पर भी मुझे लगता है कि मेरा यहाँ बैठे लोगों में, अगर मुझे मनोज जी माफ करें, सबसे ज्यादा शायद राब्ता जो है वंदना जी के साथ मेरा है। हम घंटों बैठते हैं फुटपाथिया और मतलब हर जगह जब मैं दिल्ली जाता हूँ। तो बहुत अच्छा आप कर रही हैं और ईश्वर करे आप यूं ही करती रहें, लिखती रहें और हम लोगों के लिए जो गर्व की बात है वो और ज्यादा से ज्यादा। हरीश नवल साहब भी आपको कुछ कह रहे हैं संकेतों में। वो तो बड़े बार हैं हमारे। बार और मैं आशीर्वाद नवल दे साहब रहे से हैं। कहना चाह रहा हूँ कि नवल साहब आप इस समय अमेरिका में हैं, मेरे लिए भी जगह देख लीजिए क्योंकि हिंदुस्तान में तो अब इतना वंदना जी के रहते और कुछ लिखने की हमारी जगह बचेगी नहीं, तो मैं उधर ही आ जाता हूँ। नवल जी को हम प्रणाम करते हैं और हाँ, हमारी भी अमेरिका की याद ताजा हो गई, वो वहां हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे आज एक बात और यहाँ पे ये याद आई कि मैं हरीश नवल साहब से जब पहली बार जुड़ा, मुझे हरीश अचानक नवल याद आ गया, तो वो जरिया जो है वंदना जी के जरिए मैं आदरणीय हरीश नवल साहब को पहली बार जुड़ा उनसे। जी, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, रात ही ये तुम्हें शायद कहना है, कुछ कहना हमारा, चाहते हो? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि दो लोग जो वंदना जी के संबल हैं, उनमें से दो लोग अभी हमारे साथ बटन पे जुड़े हुए थे। शिवानी हमारी बिटिया, वंदना जी की बिटिया, जिसका जिक्र किताब में भी है और जो मैं जानता हूं कि वंदना जी के लिए वो क्या है, और आदरणीय पुष्पेंद्र जी जो उनका संबल है। एक कहते हैं कि किसी पत्नी की कामयाबी में या पति की कामयाबी में जीवन साथी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हमारे जीजा जी पुष्पेंद्र जी वो भी जुड़े हुए हैं, उन दोनों को भी मुझे लगता है कि हम यहाँ से नमस्कार